वक्फ से जुड़ा जब एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट का पहला रिएक्शन ही इस पूरी हियरिंग की डायरेक्शन सेट कर गया। जैसे ही पिटीशन मेंशन हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सीधा एक सवाल पूछ लिया, व्हाई कैन नॉट यू गो टू द हाई कोर्ट। अब ये सिर्फ एक प्रोसीजरल क्वेरी नहीं थी, बल्कि इसी सवाल में पूरा फैसला छुपा हुआ था। ये वही मोमेंट था जहां से क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस नजर से देख रही है और आगे जाकर क्या आउटकम होने वाला है। अब ये पिटीशन एक वक्फ मुतावली की तरफ से फाइल की गई थी, मध्य प्रदेश से। मुतावली का कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उम्मीद पोर्टल, जहां पर वक्फ प्रॉपर्टीज का डेटा अपलोड करना मैंडेटरी किया गया है, वो पोर्टल प्रैक्टिकली काम ही नहीं करता। पिटीशन में सीधा एलिगेशन लगाया गया कि पोर्टल स्ट्रक्चरली डिफेक्टिव है, टेक्नोलॉजिकली अनफिट है और कई स्टेट्स के स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। अब पिटिशनर का केस ये था कि जब आप लॉ के थ्रू एक डिजिटल मैंडेट इंपोज करते हो तो उस सिस्टम का ग्राउंड लेवल रियलिटी के साथ अलाइन होना भी उतना ही जरूरी है। मैटर का लीगल बेस था सेक्शन 3B ऑफ द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, जिसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के थ्रू ऑपरेशनल बनाया गया है। अब इस अमेंडमेंट के बाद सब वक्फ प्रॉपर्टीज का डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना मैंडेटरी हो गया है। गवर्नमेंट का कहना था कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट होगा। लेकिन मुतावली का कहना था कि जो पोर्टल डिजाइन किया गया है वो कुछ स्टेट्स के वक्फ के लिए बना ही नहीं है और इसी वजह से कंप्लायंस एक लीगल रिस्क बन जाता है। अब हियरिंग के दौरान पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी अपीयर हुई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में मेजॉरिटी वक्फ प्रॉपर्टीज सर्वे एंड गजेट नोटिफिकेशंस के थ्रू एग्जिस्ट करती है, जो सेक्शन 4 और 5 ऑफ द वक्फ एक्ट के अंदर आती है। इन्हें आमतौर पर वक्फ बाय सर्वे कहा जाता है। लेकिन जब मुतावली उम्मीद पोर्टल ओपन करते हैं तो उनके सामने जो कैटेगरीज आती है उनमें वक्फ बाय सर्वे का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जो रेलेवेंट ऑप्शन दिखता है वो है वक्फ बाय यूजर। यहीं से पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। पिटिशनर का आर्गुमेंट था कि अगर एक मुतावली अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूजर के रूप में अपलोड करता है जब वो असल में सर्वे के थ्रू नोटिफाइड है, तो ये एक अनलॉफुल डिक्लेरेशन होगी और एक मुतावली होने के नाते ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं बल्कि एक सीरियस फिड्यूशियरी ब्रीच बन जाती है। इसी कंसर्न को लेकर पिटिशन सीधा आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, क्योंकि पिटिशनर का मानना था कि हाई कोर्ट इस मैटर को एंटरटेन नहीं करेगी जब तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। पर इस पॉइंट पर सीजे सूर्यकांत ने इंटरवेन किया। वो सवाल पूछा जो पूरी हियरिंग का सेंटर बन गया, व्हाई कैन नॉट यू गो टू द हाई कोर्ट। अब डॉक्टर गुरुस्वामी का जवाब था कि हाई कोर्ट शायद इस इश्यू को नहीं सुनेंगी क्योंकि अमेंडमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हो चुकी है। लेकिन सीजीआई ने इस लॉजिक को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्लियरली कहा कि प्रेजेंट पिटिशन कोई सब्सटेंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज रेज नहीं कर रहा, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज से जुड़ी हुई है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज के लिए हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बिल्कुल अवेलेबल है। कोर्ट ने यहीं पे एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया। सीजीआई सूर्यकांत ने एसेंशियली ये सिग्नल दिया कि आर्टिकल 32 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है और हर प्रॉब्लम को इसके अंदर लाना जस्टिफाइड नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई रिलेटेड इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कनेक्टेड ग्रीवांस ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाए। अब हियरिंग आगे बढ़ी और क्लासिफिकेशन का इशू सेंटर स्टेज पर आ गया। डॉक्टर गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि वक्फ रूल्स 2025 के अंदर वक्फ बाय सर्वे को वक्फ बाय यूजर के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है और उम्मीद पोर्टल में इसका कोई सेपरेट ऑप्शन ही नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इंटरवेन किया, कहा कि मिनिस्ट्री ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी है कि वक्फ बाय सर्वे स्टैंड्स सबस्यूम्ड अंडर वक्फ बाय यूजर। अब जब पिटिशनर की तरफ से कहा गया कि दैट इज द इशू, तब जस्टिस बागची ने एक क्रूशियल ऑब्जर्वेशन दिया। कहा कि that cannot be a challenge on glitch, that can be a challenge on the ground whether there can be a further classification or not। अब स्टेटमेंट के साथ कोर्ट ने पूरे केस का फ्रेमवर्क डिफाइन कर दिया। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अगर आप क्लासिफिकेशन को गलत कह रहे हो तो आप रूल्स और उनकी लीगैलिटी को चैलेंज कर रहे हो, पोर्टल के टेक्निकल काम को नहीं। और क्लासिफिकेशन का इशू ऑलरेडी उन रिट पिटिशंस में कवर हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अब जस्टिस बागची ने मैटर को एक प्रैक्टिकल एंगल से भी देखा। कहा कि इट इज नॉट अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर योर क्लाइंट टू अपलोड डिटेल्स अंडर द वक्फ बाय यूजर कैटेगरी। अगर मुतावली को लगता है कि उसकी वक्फ प्रॉपर्टी बाय यूजर नहीं है तो वो अपलोड करते वक्त ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। कोर्ट का कहना था कि डेटा अपलोड करना और लीगल चैलेंज करना दो अलग चीजें हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया कि पिटिशनर ने खुद अपनी प्लीडिंग्स में माना है कि डिटेल्स ऑलरेडी वक्फ बाय यूजर कैटेगरी के अंदर अपलोड की जा चुकी है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद पोर्टल के नॉन फंक्शनल होने का आर्ग्यूमेंट और भी वीक हो जाता है। पिटिशनर का अगला कंसर्न था कि गलत कैटेगरी में अपलोड करने से फ्यूचर में राइट्स डाइल्यूट हो सकते हैं। इस पर जस्टिस बागची ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा कि देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ राइट्स बाय पुटिंग योर केस अंडर वक्फ बाय यूजर, यू आर अ रजिस्टर्ड वक्फ। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि प्रेजेंट केस में वक्फ पहले से रजिस्टर्ड है और सिर्फ डेटा अपलोड करने से उसका लीगल स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब जब ये आर्गुमेंट दिया गया तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बाद सब वक्फ को री रजिस्टर करना पड़ेगा, तो जस्टिस बागची ने उसको भी फॉर्मली रिजेक्ट किया। कहा कि रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग आर डिफरेंट, अपलोडिंग इज जस्ट अ डेटा एंट्री। अब स्टेटमेंट के थ्रू कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अमेंडमेंट का पर्पस रजिस्ट्रेशन को रिपीट करवाना नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग डेटा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंसोलिडेट करना है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अपने कंक्लूजन पर पहुंची। बेंच ने अपना ऑर्डर रिकॉर्ड करते हुए कहा कि वी सी नो ग्राउंड टू एंटरटेन दिस रिट पिटिशन। कोर्ट ने माना कि इस मैटर में आर्टिकल 32 इन्वोक करने का कोई केस नहीं बनता, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी इंश्योर किया कि पिटिशनर कंप्लीटली रेमेडीलेस ना रहे। बेंच ने लिबर्टी ग्रांट की कि पिटिशनर कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास जाकर अपनी ग्रीवांसेस रेज कर सकता है और क्लैरिफिकेशन सीख कर सकता है। और इस कंटेक्स्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देता है ये फैक्ट कि दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ डिटेल्स अपलोड करने की डेडलाइन एक्सटेंड करने से सीधे मना कर दिया था और वक्फ को इंडिविजुअल रिलीफ के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल्स अप्रोच करने को कहा था। इस कंटिन्यूटी से क्लियर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड कंसिस्टेंट है। तो जब वक्फ से जुड़ा ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सीजे सूर्यकांत ने कोई ड्रामेटिक स्टे या स्वीपिंग डायरेक्शंस नहीं दी। उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अप्लाई किया कि सुप्रीम कोर्ट हर प्रॉब्लम का पहला फोरम नहीं हो सकता। अब व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी रिट पिटिशंस पेंडिंग है जो कि इस एक्ट को चैलेंज करती है, इस नए अमेंडमेंट को चैलेंज करती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करती है वो तो हमें जल्द पता चलेगा, पर आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।